हमारे साथ आज परोक्ष रूप से जुड़ेंगे श्री रविंद्र कुमार जी। आप जिला निर्वाचन अधिकारी बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत। वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार मैडम, थैंक यू। जी सर, तो सर चुनाव हो चुके हैं, हम सभी जानते हैं और बेसब्री से इंतजार हम सभी को रिजल्ट का है। लेकिन उससे पहले, उससे भी ज्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सभी व्यूअर्स और इनफैक्ट प्रियदर्शनी और मैं भी जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है कि इसका प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें, काउंटिंग किस तरह से की जाती है, तो उस बारे में थोड़ा सा और अच्छे से आप बताइए। जी थैंक यू मैडम। अभी आपने अभी दिखाया है काउंटिंग का प्रोसीजर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काउंटिंग वाले दिन सुबह सुबह स्ट्रांग रूम को खोला जाता है। खोलते समय वहां उम्मीदवार या उसके रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं। खोलने के बाद उसका थोड़ा इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके बाद स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक विशेष बनाए गए कॉरिडोर से ईवीएम और फॉर्म 17C को काउंटिंग हॉल लाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ईवीएम का कंट्रोल यूनिट लाया जाता है, लेकिन पब्लिक कन्वीनियंस के लिए मैं ईवीएम यूज करूंगा। जब काउंटिंग हॉल में 14 टेबल रहते हैं तो एक बार में 14 ईवीएम को लाया जाता है, 14 ईवीएम। जब काउंटिंग टेबल पे पहुंचते हैं तो वहां काउंटिंग स्टाफ के अलावे जो कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको काउंटिंग एजेंट बोलते हैं, वो भी रहते हैं। उनको ईवीएम दिखाया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, फिर उसको ऑन करके पहले टोटल बटन दबा के जो कुल वोट पड़े हैं उसको फॉर्म 17C से मैच कराया जाता है। अगर मैच हो गई तो फिर रिजल्ट बटन दबा के कैंडिडेट वार जो वोट मिले हैं उनको सबको दिखाया जाता है। सब लोग नोट करते हैं। जो काउंटिंग सुपरवाइजर भी फॉर्म 17C पार्ट 2 में नोट करते हैं। नोट करने के बाद सारे काउंटिंग एजेंट का उस पर हस्ताक्षर लिया जाता है ताकि वो चेक कर ले कि उनके उम्मीदवार को वोट सही तो लिखे गए हैं। फिर उनकी जेरोक्स कॉपी करवा के सारे काउंटिंग एजेंट को दिया जाता है। एक कॉपी आरओ टेबल पे भेजा जाता है, जहां रिटर्निंग ऑफिसर चेक करने के बाद उसको 2 अलग अलग कंप्यूटर में फीड करने भेजते हैं, ताकि अगर एक ऑपरेटर गड़बड़ी करे तो दूसरे में पकड़ा जाए। उसके बाद जब वहां से 14 हो, जो 14 टेबल के एक बार एक राउंड पूरा होके उनके पास आता है, तो ऑब्जर्वर भी चेक करते हैं कहीं कोई गलत तो नहीं है। फिर ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर साइन करते हैं। साइन करने के बाद वो सीट वहां पे बैठे जो उम्मीदवार होते हैं कैंडिडेट, उनको दिया जाता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्रॉस चेक हैं। इसके बावजूद भी 2 और क्रॉस चेक हैं। ऑब्जर्वर के माइक्रो ऑब्जर्वर रहते हैं काउंटिंग टेबल पे, वो अलग से कैंडिडेट वार वोट को लिखते हैं और जिसको ऑब्जर्वर क्रॉस चेक करते हैं। इसके बाद भी आयोग ने बोला है कि ऑब्जर्वर खुद भी एवरी राउंड में 2 सीयू का चेक करेंगे कि कहीं जो वहां पे काउंटिंग स्टाफ है वो तो गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। ये जब पूरे राउंड समाप्त हो जाता है, सारे ईवीएम की काउंटिंग हो जाती है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाती है, तब फाइनली रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट वार वोट का अनाउंस करते हैं और कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर ऑब्जर्वर के अनुमति के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करके और फिर जीते हुए उम्मीदवार को सर्टिफिकेट देके विदा करते हैं। सर मतलब काफी फुल प्रूफ एक ये पूरा प्रोसेस रहता है, काफी स्टेजेस और स्टेप्स होते हैं वेरिफिकेशन के, तब जाके हम अंत में अपने रिजल्ट पर पहुंचते हैं। साथ ही सर आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि एक बहुत ही आम आजकल एक मुद्दा गर्म है, सभी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट पर पोलिंग परसेंटेज जो है इंक्रीज हो गई है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएं। देखिए मैडम, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने ओपिनियन हैं जी। मैं उन पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी विभाग की वेबसाइट पे, जिसको इनकोर ऐप बोलते हैं, उस पे जो भी फीडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल से होती है उसी के आधार पे वहाँ कुल होता है। और पूरे काउंटिंग के प्रोसेस में जो ईसीआई की प्रक्रिया दी गई है उसमें पूर्व में इनकोर पे फीड की गई डेटा को रेफर करने का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए उससे मेरा ये कहना है कि काउंटिंग का प्रोसेस अफेक्टेड नहीं हो। जो काउंटिंग करते हैं वो अक्रॉस इंडिया डिफरेंट जिले में बने काउंटिंग हॉल में होता है और वो मुख्यतः 3
जो इक्विपमेंट या डॉक्यूमेंट है उस पे जो वोट का अंकन होता है उसके आधार पे होता है। एक होता है फॉर्म 17C, बहुत आपने नाम सुना होगा। जी जी। फिर ईवीएम होता है और वीवीपैट होता है। और मैं आपको बताऊं कि इन तीनों स्रोत पे वोट का अंकन जो भारत के 12 लाख, लगभग 12 लाख बूथ हैं वहां होता है। और उसके बाद से लेके काउंटिंग के दिन तक ये तीनों इक्विपमेंट या डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन तीनों जो डॉक्यूमेंट या इक्विपमेंट है उन्हें मैनिपुलेट करने के क्या कोई चांसेज हैं? तो इसके लिए मैं आपको बूथ पे ले जाऊंगा जहां की वोटिंग की समाप्ति पर ईवीएम का क्लोज बटन दबाया जाता है। क्लोज बटन दबाने के बाद कोई भी उसमें फर्दर वोट नहीं पड़ सकता है। अच्छा। उसके बाद से ईवीएम में कुल पड़े जितने भी मत हैं उसको फॉर्म 17C पे नोट किया जाता है। फॉर्म 17C एक कागज होता है। अच्छा। और उसको नोट करने के बाद पीठासीन अधिकारी उसकी प्रति वहां जो कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जिनको पोलिंग एजेंट बोलते हैं, जी जी, उनको देते हैं। मतलब आप देखिए कि क्लोज बटन दबाने के बाद ईवीएम पे फर्दर वोट नहीं पड़ सकता है। 17C का कॉपी चूंकि आपने पोलिंग एजेंट को दिया है उस पर आप घटत बढ़त नहीं कर सकते हैं। और वीवीपैट जिसके पेपर स्लिप पे वोट छपा है जी, उसका भी बैटरी निकाल लिया जाता है वहीं। तो बैटरी निकाल दिया जाएगा, फर्दर उसमें वोट पड़ नहीं सकता है। उसके बाद तीनों को कड़ी पुलिस सुरक्षा में जिले में बने स्ट्रॉन्ग रूम तक लाया जाता है, जहां की कैंडिडेट या उसके रिप्रेजेंटेटिव, रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर के सामने वीडियोग्राफी में उसको सील किया जाता है। और उसके बाद से लेके काउंटिंग डे तक वो कंटिन्यूअस 24/7 सीसीटीवी की नजर में रहता है। वहां सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रहती है जी। वहां पे कैंडिडेट के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं अगर वो रखना चाहे। और बीच बीच में रिटर्निंग ऑफिसर भी भ्रमण करते हैं तब तक कि जब तक कि काउंटिंग डे के सुबह में फिर इन सभी लोगों के प्रेजेंस में उसको खोला नहीं जाता है। जी। अब आगे चलते हैं काउंटिंग हॉल में। मैंने बताया था कि फॉर्म 17C और ईवीएम में जब वोट मैच हो गया तो गिनेंगे, अगर नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तो तब ये प्रोसीजर है कि उस ईवीएम का वोट गिना ही नहीं जाएगा। आप देखिए कि कागज के टुकड़े पे जो लिखा हुआ वोट है और जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है दोनों में मैच नहीं हुआ तो हम कागज के टुकड़े पे लिखे हुए वोट को ज्यादा बल देते हैं, जिसपे ये चेंज पॉसिबल नहीं। दूसरा कंडीशन ये आता है कि अगर किसी बूथ पे ईवीएम और वीवीपैट दोनों की मत की गणना हुई और कहीं डिफरेंस हुआ तो उसमें हम वीवीपैट पे जो वोट अंकित है, जो कि कागज के टुकड़े पे अंकित है, उसको हम ज्यादा बल देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया इतनी ट्रांसपेरेंट है और इतने क्रॉस चेक से भरे हुए हैं कि इसमें कोई सोच कर भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकता जी। तो सर आपने बताया, बिल्कुल हमें भी समझ में आ रहा है कि बहुत ही बारीकियों को नज़र में रखते हुए पूरा प्रोसीजर जो है किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपने बताया। मैं जानना चाहूँगी सर, अगर मान लीजिए कोई लूजिंग कैंडिडेट है और वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है और वो चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रीकाउंटिंग हो, तो क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है या डिसीजन लिया जाता है? जी मैडम, ऑनरेबल ईसीआई ने इसके प्रोसीजर दिए हैं। जब सारे बूथ के ईवीएम और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाती है और एक फॉर्म 20 फाइनल रिजल्ट शीट पे उम्मीदवार वाइज वोट का अंकन होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनाउंस कर देते हैं कि किस उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। उसके बाद अगर कोई उम्मीदवार चाहे, उनके इलेक्शन एजेंट चाहे, काउंटिंग एजेंट चाहे, तो वो वर्बल रिक्वेस्ट के बाद रिटर्न में एक आवेदन दे सकते हैं कि हम किसी बूथ का ईवीएम या पोस्टल बैलेट या सारे बूथ का ही ईवीएम का रिकाउंट करवाना चाहते हैं। अब बेसिकली जो इसका आधार है वो ये है कि अगर काउंटिंग में कहीं एक्यूरेसी पे क्वेश्चन आता है तब एक जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका काउंटिंग कराने का जो डिसीजन है वो आरओ लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट का ये अधिकार है कि वो रिकाउंटिंग के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन ये आरओ की बाध्यता नहीं है कि वो रिकाउंटिंग कराएंगे ही। आरओ अपना डिसीजन लेते हैं जो कि एक्यूरेसी में क्या सस्पिशन है लोगों को, क्या कोई मेजर आधार है, इसके आधार पर उसका डिसीजन लिया जाता है। ओके।
बहुत खूबसूरती से सर आपने विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में अक्सर संशय रहता है कि क्या जो टीवी चैनल्स या मीडिया पे दिखाया जा रहा है काउंटिंग प्रोसीजर वो सही है या नहीं है। तो क्या टीवी चैनल्स के अलावा कोई ऐसी जगह है जहां जाकर हम साक्षात रूप से देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि जो काउंटिंग प्रोसेस है या गिनती जो की जा रही है, फाइनल रिजल्ट है, वो ठीक है या नहीं? जी मैडम, देखिए माननीय आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप दिया है जो कि कोई भी वोटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी फैसिलिटी है। उसमें एक फैसिलिटी ये भी है कि आप इलेक्शन का रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि काउंटिंग हॉल से एआरओ या आरओ जब जो आयोग का इनपुट एप्लीकेशन है उस पे बूथ वाइज किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं उसको अपलोड करते हैं, तो उसका उम्मीदवार वाइज जो है लोकसभा वाइज ट्रेंड, इलेक्शन ट्रेंड टीवी पर भी जाता है जो कि देखा जा सकता है। ये सारे सोर्स हैं और हमें लगता है कि जो मीडिया हाउस भी हैं वो यहीं से इनपुट से ही जो है रिजल्ट लेते हैं। अच्छा। तो उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब और भी चैनल मीडिया हाउस के अलावा जहाँ की पब्लिक रिजल्ट मिल सकती है। जी सर, अगर मान लीजिए ईवीएम मशीन के अंदर कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट, कुछ भी टेक्निकल इश्यूज अगर देखने को मिलते हैं और किसी भी कारणवश अगर रिजल्ट नहीं आ पाता है या वो मशीन काम करना बंद कर देती है, तो इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन करते हैं? जी, अब मशीन है तो कभी भी खराब हो सकती है, तो इसके लिए माननीय आयोग ने ये प्रोसीजर दिए हैं कि अगर काउंटिंग टेबल पे आपने स्विच ऑन किया और ऑन ही नहीं हो रहा है तो सबसे पहले उसका बैटरी चेंज करके देखिए। बैटरी चेंज करने पे अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है, अगर डिस्प्ले हो ही नहीं रहा है रिजल्ट, तो उस ईवीएम को, बेसिकली ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को आरओ टेबल पे रखा जाता है और जब सारी काउंटिंग समाप्त हो जाती है तो बाद में उसके बदले उस बूथ के वीवीपैट को के जो पेपर स्लिप होते हैं उसको गिना जाता है। अच्छा सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पोस्टल बैलेट होता है इसकी जो काउंटिंग है वो हम ईवीएम काउंटिंग से पहले करते हैं या फिर उसके बाद करते हैं? आयोग ने इसके बारे में प्रोसीजर सेट किया है कि जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शार्प 8 बजे शुरू होगी अगर सेम हॉल में पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों की काउंटिंग होती है, और पोस्टल बैलेट के काउंटिंग शुरू करने के आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद हम ईवीएम की काउंटिंग कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग हॉल में पोस्टल बैलेट और ईवीएम की काउंटिंग होती है तो फिर दोनों को हम साथ में एक साथ सुबह 8 बजे शुरू कर सकते हैं। जी, सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ और दर्शकों के साथ में साझा की है और बहुत कुछ नया पता लगा प्रियदर्शनी, मेरे लिए तो बहुत न्यू था ये। नहीं, इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव और आप हमारे साथ आए, हमारे साथ इतना समय साझा किया, इतनी इन्फॉर्मेशन दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन साझा करके, थैंक यू। देखिए अंशु, हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमको मिल पाई है और अभी जो है देश में सिर्फ 2 ही चीजों की चर्चा हो रही है, एक तो इलेक्शन का रिजल्ट और दूसरा बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां क्योंकि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, जो तापमान तो कहीं है, हवा में ऊपर जाए जा रहा है और बच्चे घूमने के लिए तत्पर हैं और ऐसे में याद आ जाते हैं अपने वो दिन, क्योंकि हमें तो काम पे आना पड़ता है, हमारी तो गर्मी की छुट्टी है नहीं। लेकिन ऐसे में क्या तुम्हारी यादें गर्मियों की छुट्टियों की? बहुत अच्छी यादें हैं, मन कर रहा है बस उसमें वापस चली जाओ। बहुत अच्छी यादें। भाई देखो, गर्मी का मतलब था कि सारा दिन तफरी मारना है बाहर, रसना की बोतल हाथ में लेनी है, उठाई साइकिल और बस खुले पंछी की तरह आजाद एकदम हमें घूमना है। फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि धूप है, बारिश है, ठंड है, कौन सा मौसम चल रहा है। आज तुमने भी बाइसाइकिल की बात करी और आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे भी है और आजकल से मुझे लगता है साइकिल का ट्रेंड वापस आ गया है बिकॉज इट्स अ वेरी सस्टेनेबल ऑप्शन। लोग ऑफिस साइकिल से जा रहे हैं।